बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। आज भी हम जानकारियों का पिटारा लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने की है योजना। और निचली जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद MTU 7029। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इन सभी सुविधाओं में प्रति अवयव के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। किसान इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहजन की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसके लिए सरकार ने 780 हेक्टेयर जमीन में सहजन की खेती करने का लक्ष्य तय किया है। प्रति हेक्टेयर सहजन की खेती की कुल योजना लागत 74,000 रुपये है। इसमें किसानों को लागत का 50% यानी 37,000 रुपये का अनुदान सरकार देगी। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं तो बीजोपचार और बिचड़ा उपचार के बाद ही फसल लगाएं। खड़ी फसल में रस चूसने वाले कीटों के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या डायमेथोएट दवा का छिड़काव करें, जबकि फलछेदक कीट के रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट या इंडोक्साकार्प दवा का छिड़काव करें। किसान भाई ध्यान दें, जैसे बरसात का आपका मौसम है, इसमें ज़्यादातर आपको रस चूसने वाले और जो फल में छेद करने वाले कीट लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप बिचड़ा बुआई कर रहे हैं या बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसको बीज को उपचारित करके बोएं, उसके बाद में बिचड़ा को उपचारित करें। इसके लिए जो सिस्टेमिक जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया या जो डायमेथोएट है। इसके साथ में ही अगर आपको छिड़काव करना है तो छिड़काव के लिए जितने रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए इमिडाक्लोप्रिड, डायमेथोएट या एसिफेट आपको जो भी उपलब्ध है बाज़ार में उसका छिड़काव करें। और जो कीट, जो पिल्लू जो आपको छेद करते हैं फल में, उनके लिए आप स्पाइनोसेड, इंडोक्साकार्प या इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करें। ध्यान रहे, इस समय में बारिश के मौसम में कीटनाशकों का छिड़काव उचित समय पर करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है बारिश आने की संभावना है तो ऐसे समय में कीटनाशकों का प्रयोग न करें। और बारिश होने के बाद में, फसल की तुड़ाई के बाद में कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसान भाइयों, दोन जमीन में धान की खेती करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें और दोन खेत के लिए धान के अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके लिए सहभागी, नवीन, ललाट, संभा, मंसूरी या MTU 7029 लगा सकते हैं। धान के उन्नत प्रभेदों में सहभागी की उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 115 दिन में पककर तैयार होता है, जबकि ललाट और नवीन की उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी परिपक्वता अवधि 125 दिन है। इसमें संभा मंसूरी की उत्पादन क्षमता 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 145 दिन में तैयार होता है। MTU 7029 भी 145 दिन में तैयार होता है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आज फोन इन लाइव है। आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हैं और आपको जानकारी देंगे बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती एवं कीट प्रबंधन के बारे में। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती करना चाहते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती करने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सीधे विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी तब लाभदायक हो सकती है जब आप उससे कुछ नई चीज़ें, नया प्रयोग करें। इसी में से एक है बेमौसमी सब्जियों की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेमौसमी सब्जियों की खेती और साथ ही साथ उसमें किस तरह के कीट व्याधि लग सकते हैं और आप उसका निदान कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर राजेश कुमार दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में पौध सुरक्षा विभाग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको तमाम जानकारियां मिल सके कि आप बेमौसमी सब्जियों की खेती कैसे कर सकें। डॉक्टर साहब, जब हम बेमौसमी सब्जियों की खेती की बात करते हैं, अभी धान का मौसम है, तो धान के मौसम में बेमौसमी सब्जियां कौन कौन से किसान भाई उगा सकते हैं जिसका उनको लाभ मिल सकता है? जी देखिए किसान भाई, अभी जो सही आपने बताया कि धान की खेती तो मुख्य खेती है, लेकिन जो झारखंड का यहाँ का जो ज़मीन है वो हम लोग देखते हैं कि ऊपरी ज़मीन जो है उसको बोलते हैं कि यहाँ टाड़ ज़मीन है। तो टाड़ ज़मीन जो है वो झारखंड वासियों के लिए एक गोल्डन ज़मीन है, या वरदान कहिए कि उस ज़मीन से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, और वो है आपका बेमौसमी सब्जियों की खेती। और बेमौसमी सब्जियों कहने का मतलब जो ठंडी मौसम की सब्जी है उसको उन्होंने जो है बरसात में उगा लेना है और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आलू, चूँकि यहाँ पर जो है खरीफ का आलू काफ़ी कैश क्रॉप के रूप में इसका मांग रहता है और लोग कच्चा आलू निकाल करके बेचते हैं, तो आलू है, टमाटर है। आप देखेंगे अभी टमाटर का बहुत ज़्यादा जो है दाम है बाज़ार में, तो वो बरसाती टमाटर यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्रफल पे की जाती है। इसी तरह बैगन है, मिर्च है, या फूल गोभी है, बंद गोभी है, ये बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और ये सारी ठंडी मौसम की सब्जियाँ हैं। और इसको अगेती अगर करते हैं या हम लोग कहें कि बरसात में करते हैं, बेमौसमी करते हैं, तो यहाँ उनको प्रॉफिट जो है वो दुगना या तिगुना हो जाता है। तो ये इनका जो है मेन जी हमारा। जी, जब हम बेमौसमी सब्जियों की खेती की बात करते हैं डॉक्टर साहब, अमूमन हम देखते हैं कि जब बीजों की बात करते हैं तो बीजों की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाई अगर बिचड़ा तैयार करें तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां रखें ताकि उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, जो है देखिए किसान भाई क्या है, ये आप जहाँ तक जो है अगर बेमौसमी सब्जियों की खेती कहते हैं तो सब्जी का क्या बाज़ार है वो संकर किस्मों का है। इसमें उन्नतशील प्रजाति का जो है बहुत कम मात्रा में जो है बहुत कम क्षेत्रफल पे खेती होती है, लेकिन संकर प्रजाति की जो खेती होती है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। और संकर चूँकि बीज है तो इसको बनाने में जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी खर्च भी होती है और वो बहुत महंगे दामों में उपलब्ध होती है। अगर थोड़ा सा भी अगर किसान भाई अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो उतना महंगा बीज उनका जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैसे स्थान को उनको चयन करना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल जो है वो जल जमाव ना हो और ज़मीन से करीब लगभग 6 से 8 इंच ऊपर जो है 1 मीटर जो है वो चौड़ा और लंबा आवश्यकता अनुसार एक नर्सरी बेड बनाते हैं। और बेड जो बनता है इसमें किसी प्रकार का जल जमाव नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हैं। और आवश्यकता अनुसार अगर आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट नेट लगा दें या उसको अगर जो है पॉलीथीन सीट से अगर कवर कर सकते हैं सफ़ेद, तो वहाँ पर जो है वो आवश्यकता अनुसार कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको आप ढक करके बारिश से उसको बचा सकते हैं। एक काम ये हो सकता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग जो है 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसमें लगभग जो है 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद है तो कम से कम 30 से 40 किलो कंपोस्ट केंचुआ खाद उसमें मिलाते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपके पास थोड़ा सा उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी है या हर्जियानम है, चूँकि ये जैव नाशक जो है
वो फफूंदनाशक है, मित्र फफूंदनाशक है। और ये मिट्टी में जो मौजूद जो भी फंगस है या जो फफूंद है उसको ये मार करके या उसको मतलब जो है आपके पौध को सुरक्षित रखता है। तो ये हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम उस विरिडी है या हर्जिया में थोड़ा सा सूडोमोनास जो है बैक्टीरिया है उसका भी बेनिफिशियल या लाभदायक बैक्टीरिया है, उसको भी केचुआ खाद में मिला करके उसका व्यवहार करते हैं। और ये जो है हम लोग क्या करते हैं कि बेड जो है जब वो बेड में पूरा अच्छी तरह से उसको फैला देते हैं और फैलाने के बाद उसको मिलाने के बाद अगर हो सके तो कभी कभी जो है हम लोग इसके लिए तैयारी कर लेते हैं वो गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में सॉइल सोलराइजेशन है कि वो जो बेड जहाँ पे हमको बरसात में बेमौसमी सब्जियों की गाछी लेनी है तो उसको हम लोग जो है गहरी थोड़ा सा जुताई करके और उसके बाद जो है पॉलीथीन से उसको ढक करके स्टरलाइज कर देते हैं ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का फफूंद, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीट व्याधि जो है वहाँ पर समाप्त हो जाए। उसके बाद ही फिर जो है हम लोग बरसात में वहाँ पर अगर गाछी तैयार करते हैं तो वो नर्सरी बेड जो है हमारा स्वस्थ बिचड़ा वहाँ पर उत्पादन होता है। तो उसको फिर जो है अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेहतर उनको किसानों को बिल्कुल। जब हम बिचड़ा तैयार की बात करते हैं तो ये तो पारंपरिक ढंग से बहुत सारे किसान भाई इस तरह से करते हैं, लेकिन अब तकनीकों में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो नवीन तकनीकों में जैसे प्रो ट्रे वगैरह का भी प्रयोग किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल। देखिए जो है अगर किसान भाई अगर जिनके पास जो है उस ढंग का रिसोर्सेस है तो जिनके पास प्रो ट्रे का अगर नर्सरी व्यवहार करना चाहते हैं तो ये उनसे जो है एक स्टेप ज़्यादा है, अच्छा है कि वहाँ पर उनका जो है वो बिचड़ा जो है मोटिलिटी उनको एक भी नहीं पौधा मरता है और 100% ट्रांसप्लांटेड सक्सेस होता है। तो 50% बर्मी कंपोस्ट और इसमें जो है कोकोपीट आता है वो 50%, ये दोनों को मिला करके प्रो ट्रे में भर देते हैं और एक एक जो है क्यूब में आप एक एक सीड को सीडिंग करते हैं और आवश्यकता अनुसार मान लीजिए कि आपको अगर जिस समय सन खुला है तो वो बाहर रहेगा, जब बारिश हो रहा है या तो थोड़ा सा उसको ढक दिए या किनारे ले गए और उसको जो है मतलब एक किसान के लिए कहेंगे कि ये प्रो ट्रे जो है 100% उनका सक्सेस है, बल्कि ये जो बिचड़ा मेथड है उससे ज़्यादा लाभकारी उनका प्रो ट्रे वाला है क्योंकि वहाँ पर मोटिलिटी नहीं है और स्वस्थ बिचड़ा वो तैयार करके और डायरेक्ट वो ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे जीवित मिलते हैं। बिल्कुल। तो बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब? बीजोपचार देखिए जब भी मान लीजिए खेती बाड़ी करते हैं तो ये एक जो है उनको शुरुआती स्तर से हम लोग देखते हैं कि 50% जो रोग बीमारी है वो बीजों के मार्फत से ही जो है वो आपके खेत में या प्लॉट में चले आते हैं। और ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वायरस जो ग्रसित डिजीज है यहाँ पर जो है बारिश के समय में वायरस बहुत ज़्यादा जो है वो पौधे को आक्रांत करता है और पौधे जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं और उसके बाद जो है फल फूल उसमें कम मिलते हैं और वो बीमारी जो है चूँकि सकिंग कीट के वजह से वो फैलता है। तो ये वायरस बीमारी जो है ड्यू टू सीड से आता है। तो सीड उपचार जो है अगर हम लोग बीज को उपचार कर लें तो लगभग वहाँ पर वायरस बीमारी या उससे और बहुत सारे फफूंद जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, तो उसको आप बीज उपचार करके रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं फायर सिस्टम है। ये फायर सिस्टम मतलब पहले जो है फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है तो हमारे पास जो है अगर जैलोरी अगर दवा आपके पास है तो उसका हम लोग 2 ग्राम जो है पर 100 ग्राम बीज, 100 ग्राम अगर आपके पास जो है, चूँकि ये बीज जो है कुछ पौधे हम लोग ऐसे हैं कि जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं डायरेक्ट, उसमें हम लोग जो है वो आप उसमें 2 ग्राम जो है उसमें 1 किलो बीज के लिए ज़रूरत है। अगर जो हम लोग बिचड़ा तैयार करते हैं उसमें 100 ग्राम में 2 ग्राम बीज के अनुसार से फफूंदजनक जो दवा है उससे उपचार कर लिए। उसके बाद फिर जो है उसका हम लोग कीटनाशक से जो है उपचार करते हैं। तो बाज़ार में इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसका 1 ग्राम पर लीटर पानी में जो है उसको भी घोल बना करके या 100 ग्राम जो हमारे पास बीज है उसके साथ वो 1 ग्राम दवा का उसका उपचार कर लिए। अगर कुछ दलहनी फसल अगर व्यवहार करते हैं तो उसमें राइजोबियम कल्चर को भी जो है मिला देते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर बिचड़ा को अगर या सॉरी जो गाछ है अगर हम लोग उसको उपचार करके अगर उसको लगाते हैं तो हमारा रोग बीमारी काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल। बिचड़ा जब तैयार हो जाता है तो फिर उसको रोपाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब रोपाई हम कर रहे हैं, बिचड़ा तैयार करने के बाद की रोपाई की बात करें, तो जब बिचड़ा हम लगाएं तो किस तरह की तैयारी हम करें ताकि जो फसल हो अच्छी हो, उसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आए बाद में? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब हम निकालते हैं बिचड़ा तो टूट जाता है जड़ और मुश्किलें होती हैं। तो क्या करना चाहिए?
देखिए किसान बंधु को ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे मान लीजिए कि गाछी तो उनका स्वस्थ तैयार कर लिए, लेकिन लगाने के समय जो है उनको विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। ध्यान देने के लिए हम लोग यह कहते हैं कि जो भी, चूँकि बेमौसमी सब्जी है तो प्लॉट में किसी प्रकार का पानी नहीं जमना चाहिए। ये उनको सुनिश्चित करना होगा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा पूर्णतः जो है वो बढ़िया हो, पानी आए और साथ साथ वो निकल जाए। दूसरा जो है हम लोग को क्या है कि क्यारी में लगाना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आप ऐसा नाली बनाएं, ऊंची क्यारी और गहरी नाली, यानी हम लोग जो बेड बनाएंगे उसमें जो है हमारा प्लांटेशन होगा और नाली में जो है वो पानी उससे ड्रेन होगा। ये एक मेथड है। दूसरा हम लोग ये कहते हैं चूँकि बरसात के समय में बेमौसमी कर रहे हैं तो रोग बीमारी भी इसमें काफ़ी आता है, तो इसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट अगर हम कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वैसा अगर आपके पास प्लॉट है तो आप 1 एकड़ में जो है 6 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 100 किलोग्राम जो है उसमें करंज या नीम की खल्ली मिलता है उसको डालते हैं। इसके साथ साथ 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम गोबर खाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसको मिला करके अगर डालते हैं तो हमारा जो मिट्टी है वो मिट्टी भी अगर इसके साथ उपचार हो गया और उसमें मान लीजिए कि जो रोग बीमारी आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं, वो भी हमारा जो है वो कम संख्या में हमारे पौधों को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ है कि जब भी हम लोग मान लीजिए लगाने की बात करते हैं तो अपरूटिंग, जैसा आपने बताया कि जो है हम लोग जब नर्सरी से अपरूट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ किसान भाई जो है सीधे पौधा को पकड़े और उसको खींच कर निकाल दिया। दैट इज रॉन्ग मेथड, उसको हम लोग कहते हैं कि गलत विधि है। उसमें क्या होता है कि जो उसका बहुत कोमल जड़ है वो मिट्टी के साथ टूट जाता है और टूटने के साथ जो है उसका फूड संपर्क वहाँ से वो पोषक तत्व को अवशोषित नहीं कर पाता है। तो पहले क्या करना है कि किसान बंधु को जब नर्सरी से पौधे निकालेंगे तो नीचे से एक जो है आपके पास खुरपी हो उससे उठा लीजिए, पहले उसको हल्का कर लीजिए और कोशिश जो करेंगे, जब मैं बताया कि उसमें अगर केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो बहुत सुगमता से पूरी जड़ के साथ वो पौधा अलग अलग वो निकलेगा। तो हम लोग को ये देखना है कि 1.5 इंची की जो दूरी है उसमें 1-1 इंची की दूरी पे हम लोग 1-1 सीड लगाते हैं, जिससे वो पूरा पौधा जो है वो मिट्टी के साथ और कंपोस्ट खाद के साथ साथ पूरा उठ के चला है और उसका जड़ किसी प्रकार से क्षति न हो। और जहाँ पर भी लगाएं उस शुरुआती स्तर पे वहाँ पर जो है हमारा कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद है वो भरपूर मात्रा में हो, ताकि उसमें शुरुआत में उसको वहाँ सस्टेन करने के लिए और जड़ की वृद्धि विकास के लिए उपयुक्त माहौल मिले और वो तेज़ी से पकड़ करके वहाँ अपने आप को स्थापित करे। तो ये चीज़ है कि पहले से वहाँ पर सड़ा हुआ खाद, किसान भाई क्या करते हैं कि बारिश के समय उनको उतना पका हुआ सड़ा हुआ खाद नहीं मिलता है तो कच्चा गोबर का व्यवहार करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है जी। ये डॉक्टर साहब, जब हम ये बीज लगा लिए सारी चीज़ें होंगी तो अक्सर हम देखते हैं कि कीट और व्याधि की बड़ी समस्या आती है। कभी कभी रोग हो जाता है, कभी कभी कीट लग जाते हैं। तो आपने तो शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ें बताया कि अगर रोग से बचाना है तो आप FIR विधि से बीजोपचार वगैरह कीजिए, लेकिन कीट लगने का एक स्टेज होता होगा, उस समय कीट लगे या फिर रोग किसी विशेष समय में होता है, तो किस तरह के रोग और कीट लग सकते हैं बेमौसमी सब्जियों में? देखिए ये क्या है कि जैसे बारिश के समय क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा है, नमी वातावरण में ज़्यादा है, तो बीमारी और कीट दोनों का जो है क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंपली जो है कभी कभी हम लोग देखें कि इसका जो बीज हम लोग गिराते हैं उसमें इसका चींटी आता है, वो अंदर से बीज को खा करके चला जाता है। तो वैसी परिस्थिति में आपके पास जो है हम लोग देखते हैं कि फेनोलेट डस्ट है, तो वो अगर रासायनिक अगर चाहते हैं तो वो डस्ट को अगर मिला करके आप देंगे तो वो चींटी से अपना बचा सकते हैं। कभी कभी जो है इसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि वो आपका डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, कि पौध गलन हो जाता है। पौध जो है वो आपका नर्सरी बेड में उसका तना जो मिट्टी से सटा हुआ है वो गल करके गिर जाता है, तो पौध गलन है। इसमें जो है हम लोग बोलते हैं कि फसेटाइल AI करके एक दवा आता है, एलिट है, ये आप जो है 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के इसको ड्रेंच कर दें, या ब्लू कॉपर आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके 50% में, इसका अगर 3 ग्राम पर लीटर पानी में ड्रेंच कर दें तो ये फंजीसाइड जो है वो क्या करता है, जो हमारा मुरझा बीमारी है या उससे जो है जो सड़न वहाँ पर तनाव के पास हो रहा है उससे आप अपना पौधे को बचा सकते हैं। और इसको हम तो ये जो आप बता रही है कब करना चाहिए डॉक्टर? ये जैसे मान लीजिए दोनों समय करना है। दोनों समय इन द सेंस कि जब सीडलिंग आप तैयार किए हैं और आपको अगर जल जमाव है उसके लिए अनुकूल वातावरण है, फेवरेबल है, और आप अगर वहाँ पर ट्राइकोडर्मा विरिडी या सूडोमोनास और ये सब अगर नहीं डाल पाए हैं और
मतलब जब ये बीमारी आ गई है तो आपको अपना बिचड़ा को बचाना है तो तुरंत आप उस समय कर लीजिए। और अगर जहाँ पर ट्रांसप्लांट की है, चूँकि ये क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा झारखंड है विल्ट ससेप्टेबल जोन है, और विल्ट जो उकठा बीमारी है ये आपका जीवाणु और फफूंद दोनों से हमारा पूरा जो है जहाँ पर हम लोग ट्रांसप्लांट किए वहाँ पर भी जो है सबसे ज़्यादा फल फूल देने के समय हमारा पौधा सूख करके मर जाता है। तो शुरुआती अवस्था से जब मैं बताया कि सॉइल ट्रीटमेंट कर लिए, और उसी समय अगर मान लीजिए कि जब आप ट्रांसप्लांट किए हैं तो मिट्टी जो है चूँकि वहाँ पर नया रहता है और वो तना के संपर्क में आता है तो पौधा वहाँ पर भी गल करके वो मरना शुरू हो जाता है सूख करके। तो आप उस समय जो है ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% है उसको क्या करना है कि आप 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के और प्रत्येक जो है वो पौधे में ड्रेंच करके उसको भिजाते हुए चलें। और ये 2 बार अगर कर देते हैं तो वो गलन समस्या जो हमारा चूँकि बारिश के समय उसका फेवरेबल कंडीशन है तो वो आप अपना पौधे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और पौधा अगर खड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा और फल भी देगा आपको। बिल्कुल। ये तो व्याधियों के लिए एक उचित समय लगता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ कीट भी लग जाते हैं। तो जो कीट लग जाते हैं उसका नियंत्रण कैसे करें? देखिए इस समय जो है हम लोग देखते हैं कि कीट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो अनुकूल है। आप रस चूसने वाला हम कीट देखते हैं यहाँ पर, सफ़ेद मक्खी है, जसीड है, वाइट फ्लाई है, माहू है, ये सब जो है इसके लिए हम देखते हैं कि पूरा भरा हुआ समय है और यही बीमारी को भी ट्रांसप्लांट करता है। मान लीजिए कि एक जगह से ट्रांसफ़र करता है तो जो बीमार ग्रस्त पौधे हैं उससे वो ले करके चूसने वाला वो स्वस्थ पौधे में बीमारी पहुंचा देते हैं। और ये बीमारी जब चला आता है तो फिर आप इसमें जो है कितना भी दवा देंगे तो वो उतना ज़्यादा जो है प्लांट में है कि दवा देने से वो जो पौधा में बीमारी आ गया या उस पत्ते में बीमारी आ गया वो ठीक नहीं होता है, आने वाला जो है उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमको कोशिश करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। अब ये रस चूसने वाला जो भी कीट है, चूँकि सब्जी है तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि रस चूसने वाला आप घर में अपना जो है आपके पास अगर गाय है तो उसका गोमूत्र जो है उससे अगर आप बनाना चाहते हैं तो वैसे 10 पत्ते जिसको जानवर नहीं खाते हैं उसका आप जो है मान लीजिए 1 भाग लेते हैं तो 5 भाग गोमूत्र के साथ डिकम्पोज करके और उसको 1 लीटर पानी में 150 ml उसको मिला करके और फिर उसके बाद रेगुलर साप्ताहिक स्प्रे करेंगे तो रस चूसने वाले कीट उससे नहीं लगेंगे। नहीं तो नीम बेस है, करण का जो दवा है इसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर रासायनिक है तो बाज़ार में इमिडाक्लोरोपिड है, थायोमिथोक्साम है, ये दोनों दवा जो है वो आपका रस चूसने वाले कीटों के लिए काफ़ी मतलब यूज होता है। तो इसका आप जो है मतलब 2 लीटर पानी में 1 ml दवा को इसको घोल करके अगर इसका छिड़काव करें तो आप जो है रस चूसने वाले कीटों से बचा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी को माइग्रेट करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक प्रश्न ये है कि अभी बारिश का मौसम है और अगर हम किसी तरह का कोई कीटनाशक डालते हैं, ऐसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कीटनाशक हम डालें ही नहीं, बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी कीटनाशक डालें, नहीं तो जैविक नियंत्रण ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि कीटनाशक हमको ये करना हो तो क्या कुछ और सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि वो धूल नहीं जाए? बारिश का मौसम है। देखिए ये मान लीजिए कि कोई भी हम लोग कीटनाशक या फफूंदनाशक अगर व्यवहार करते हैं तो मैं किसान बंधु को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो शाम के समय इसका छिड़काव करें और देखें कि अगर मौसम खुला हुआ है तभी दें, कि कम से कम 3-4 घंटे के बाद ही बारिश हो। अगर लगता है कि उस ढंग का बहुत आवश्यकता है उनको देना है तो बाज़ार में ट्राइटोन, सेंडोविट, धानुविट बहुत तरह के जो है गोंद आते हैं जो चिपचिपा पदार्थ है वो आपका जो है पौधे के साथ लगते हैं तो आधा ml उसका भी आप कोई भी फंजीसाइड है या कीटनाशक दवा है उसके साथ मिला करके अगर उसका आप छिड़काव करेंगे तो बारिश के मौसम में उसकी इफिकेसी बढ़ जाती है और वो पौधे के साथ चिपका हुआ रहता है और वो काम करता है। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग जो भी अगर मान लीजिए कि सिस्टमिक दवा दें या कॉन्टैक्ट दें या मान लीजिए कि जो स्टमक पॉइजन है इस तरह का जो अगर कीटनाशक है अगर उसका व्यवहार करते हैं तो शाम के समय दें, क्योंकि उसी समय जो है वो क्या होता है कि कीट उसको खा करके और उसके बाद जो है वो पूरे पौधे को आक्रांत कर देता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। हम जब बात कर रहे थे तो कई सब्जियों की आपने बात की, उसके अलावा आपने बात की कि आलू की भी खेती की जा सकती है बेमौसमी। हम चाहेंगे कि बहुत संक्षिप्त में जो किसान आलू की खेती करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस मौसम? आलू के लिए जो है चूँकि हमने शुरू में बताया था कि बरसात में क्या है कि यहाँ आलू की खेती जो है वो अगेती खेती कहें या वो भी होती है या बेमौसमी हम लोग इसकी खेती करते हैं। तो आलू की खेती में जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2244 है, अल्टीमस है, या हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक
कुफरी कंचन है ये या कुफरी अशोका है, पुखराज है, इसकी खेती जो है लार्ज स्केल एरिया में होती है। और ये मतलब 2 से 2.5 महीना, पुखराज है कि 2.5 महीना में ही आपको 10 टाइम जो है आलू मल्टीप्लाई कर देता है। तो वैसा जगह जहाँ पर पानी न जमे और जल निकास हो, वहाँ पर बीज उपचार करके अगर किसान भाई अगर आलू की खेती करते हैं तो वो कच्चा आलू को जो है बेच करके, और उस समय 30-40 रुपया जो बाज़ार में उच्चतम मूल्य रहता है उसका वो लाभ ले सकते हैं और उससे जो है वो फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ये किस्मों का चयन करके वो अच्छी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। जो किसान भाई अभी बेमौसमी खेती कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास सुझाव या सलाह, तमाम सुझाव हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो जानना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, किसान बंधु अगर मान लीजिए कि अगर बेमौसमी खेती करते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि जो हमारा फल अगर पूरा तरह से मैच्योर्ड हो जाए तो उसमें कभी कभी जो है देखते हैं कि फल मक्खी का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जितने भी जो है उनके पास जो है, अभी देखेंगे कि लतर वर्गीय फसल है तो नेनुआ, झिंगी, कद्दू, करेला तो ये तो रहेगा ही। ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं तो बैगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, आलू का खेती है। लेकिन इसमें जो है कभी कभी जो है फल मक्खी का, जैसे करेला वगैरह है, तो इसमें आक्रमण होता है। जल जमाव है तो उस जल को निकासी करते रहें। फल मक्खी है उसके लिए वो जो है फेरोमोन ट्रैप को इंस्टॉल करके और वो फल मक्खी को नियंत्रण कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब उसका आइडियल समय है पिकिंग का, यानी उसको बहुत बड़ा ना करके उसको जो है एवरेज जिस समय मार्केटेबल साइज है उस साइज में इसको हार्वेस्ट करके अगर उसको बिक्री किया जाए तो उसका उच्चतम मूल्य भी मिलता है, गुणवत्ता भी अच्छा रहता है और बाज़ार में जो है वैसे सब्जियों की मांग के वजह से उसका दाम भी अधिक प्राप्त होता है। बिल्कुल। और चूंकि बरसात के मौसम में खेती कर रहे हैं तो सहारा भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जी हाँ, किसान बंधु को वो भी देखना है कि जब भी हम लोग इस तरह का सब्जी का खेती करेंगे तो उसमें अगर हो सकता है तो स्टिकिंग करें। टमाटर है तो टमाटर को अगर स्टिकिंग करेंगे तो कभी कभी जो है हम लोग देखते हैं 12 से 15 किलो, कोई अभी जो है 30-40 किलो भी फल देने वाली वैरायटी आई हुई है। तो उसको स्टिकिंग करने से उसका फल का भी सड़न नहीं होता है और वो फल भी जो है सुंदर और चमकवान सुंदर। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप बेमौसमी सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप तमाम बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई है उसका ध्यान रखें, और आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ऐसी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।